बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट, वो है फाइलेटिक लीनेज। और ये कह लें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, ये इस चैप्टर का है। बल्कि मैं कहूँ अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो लास्ट टाइम आप कह लें ना कि ये 2 दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये आखिरी 1-2 सालों में आया है। एक में ये इस तरह आया हुआ था कि डिफाइन द फाइलेटिक लीनेज एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलेटिक लीनेज। और एक बोर्ड पेपर में ये इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्सप्लेन द फाइलेटिक लीनेज। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। सिर्फ आप कह लें कि डिफाइन द फाइलेटिक लीनेज, तो ये इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट मुश्किल भी है और आपने ये बड़े अच्छे तरीके से समझनी भी है। अगर इसकी डेफिनेशन समझ आ जाए ना, तो बाकी टॉपिक तो ये स्टूडेंट सारा आसान है। डेफिनेशन डेफिनेशन जो है स्टूडेंट, ये इसकी मुश्किल है और ये आपने अच्छे तरीके से समझनी है। पहले तो इसका लिटरल मीनिंग आप कह लें ना, इसका जो लफ्जी मतलब होता है वो मैं अक्सर आपको बता देता हूं, तो इससे स्टूडेंट का जो है ना एक कंसेप्ट बन जाता है, अच्छा कंसेप्ट बन जाता है। तो फाइलेटिक लीनेज, फाइलेटिक का आप कह लें लफ्जी मतलब होता है स्टूडेंट ट्राइब। लफ्जी मतलब इसका स्टूडेंट क्या होता है? ट्राइब। ट्राइब का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? कबीला। ठीक है। लाइन, लाइन ये दूसरा वर्ड है, इसमें क्या है? लाइन। लाइन का मतलब क्या हो गया? पाथ वे, रास्ता। ठीक है ना। लाइन का मतलब क्या हो गया? पाथ वे। एज का मतलब क्या हो गया? टाइम। एज का मतलब क्या हो गया? टाइम। लाइन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? यानी कि पाथ वे। क्या बताया आपको जी? पाथ वे इसको कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं स्टूडेंट उर्दू में? रास्ता। तो फिर इसका मतलब क्या बनेगा कि वक्त के साथ साथ एक जो कबीला बनता है, एक कबीला बनता है, उसको हम फाइलेटिक लीनेज कहते हैं। ट्राइब का मतलब होता है ना कबीला। ठीक है ना। वक्त के साथ साथ आप कह लें कि एक ही खानदान से जो एक कबीला बन जाता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? फाइलेटिक लीनेज। तो ये तीनों वर्ड स्टूडेंट, इसका लफ्सी मतलब आपने समझना है। फाइलेटिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया? ट्राइब मैंने लिख दिया है, उसको उर्दू में कहते हैं कबीला। लाइन का मतलब पाथवे यानी कि रास्ता। एज का मतलब क्या होता है? टाइम। यानी वक्त के साथ साथ एक कबीले का बनना, ये फाइलेटिक लीनेज कहलाता है। या दूसरे लफ्ज में इसका जो साइंटिफिक मतलब है ना स्टूडेंट, क्या मतलब है इसका? यानी कि जो बायोलॉजी की टर्म है इस्तेमाल की गई है फाइलेटिक लीनिंग, यानी इसका जो साइंटिफिक मतलब है वो है फाइलेटिक मतलब होता है एवोल्यूशनरी। फाइलेटिक का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशनरी। तो जब भी आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे ना स्टूडेंट, उसमें फाइलेटिक का वर्ड आएगा। इसका मतलब क्या है? एवोल्यूशनरी। और लाइन का मतलब वही रास्ता, और एज का मतलब टाइम। यानी वक्त के साथ साथ एक ऑर्गेनिज्म से जो है, वो एक ऑर्गेनिज्म की जो है वो एवोल्यूशन हुई, एक स्पीशी की एवोल्यूशन हुई और उससे नई स्पीशी बनी। यानी इसका मतलब फाइलेटर का मतलब साइंटिफिक मतलब क्या है? एवोल्यूशन। लेकिन लफ्जी मतलब क्या है? ट्राइब। तो अगर ये बातें आपको समझ आ गई होंगी, तो ये आपका कुछ ना कुछ जो है ना इससे कंसेप्ट बन जाएगा। अब हम इसको स्टूडेंट करते हैं डिफाइन, बल्कि डिफाइन करने से पहले आप एक और बात समझें। डिफाइन हम बाद में करते हैं, पहले आप ये समझें कि ये स्टूडेंट कोई एक, आप समझ लेंगे कोई एक फैमिली थी। ठीक है। इससे आगे जो है आप कह लें कि इस फैमिली के कुछ अफराद किसी और जगह पे चले गए, किसी और। फिर आगे स्टूडेंट, इसके बाद फिर आगे इसके मजीद जो है, इससे आगे दो फैमिली बन गई, यानी कि इसके कुछ अफराद किसी और जगह पे चले गए और इसके कुछ अफराद किसी और जगह पे चले गए। ठीक है। और फिर इसी तरीके से स्टूडेंट आगे देखें, शाबाश, कि इसके फिर कुछ अफराद किसी और जगह पे चले गए और इस तरीके से इससे भी जो है आप कह लें कि दो फैमिली मजीद बन गई, वो भी किसी और जगह पे चली गई। और इस तरह इससे भी आप देखें स्टूडेंट, इससे भी जो है आप कह लें कि दो फैमिली बन गई और ये भी किसी और जगह पे चले गए। इस तरह स्टूडेंट इससे भी दो फैमिली बन गई। तो टोटल इनको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। तो ये सारी आप देखें, ये एक खानदान था, एक खानदान था। इसके कुछ अफराद
कुछ अफराद किसी और जगह पे आबाद हो गए जाके इस जगह पे, कुछ यहाँ पे आबाद हो गए, फिर इनसे दो देखें, ठीक है, फिर इससे फिर मजीद दो, फिर इससे भी दो, फिर इससे, तो ये टोटल आप कह लेंगे कितने खानदान बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कितने बन गए जी? 1 3 3 4 7, 7 2 9 3 10 और 13। यानी कि एक ही फैमिली से देखें, एक खानदान से कितने खानदान बन गए? स्टूडेंट आपने देखना है कि एक खानदान से कितने खानदान बन गए, यानी ये सारे खानदान किससे निकले हैं? ये बात आप समझ लें कि ये ए से निकले हैं। किससे निकले हैं? ए से। तो ये एक पूरा एक ट्राइब बन गया है। एक पूरा क्या बन गया स्टूडेंट? ट्राइब, एक कबीला बन गया है। तो इसी को हम कहते हैं फाइलेटिक लीनेज। इसी को, ये जो ट्राइब बन गए, एक खानदान से सारे इतने खानदान बन गए, इसको फिर हम क्या बोलते हैं? ट्राइब, ठीक है, या फिर इसको उर्दू में क्या कहते हैं? कबीला। तो इसे कहते हैं, ये फाइलेटिक लीनियज है कि किस तरह ये देखे ना एवोल्यूशन हुई है। अगर साइंटिफिक का मतलब उसको समझे ना कि ये किस तरह ए से बी और सी बने, फिर बी से डी और ई बने, और सी से एफ और जी बने, फिर डी से एच और आई बने, तो इस तरह ये एवोल्यूशन होती जा रही है और आगे नई नई फैमिली बनती जा रही है और एक ही खानदान से निकले हुए ये सारे खानदान है, तो ये एक कबीले की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। तो अब आते हैं हम स्टूडेंट डेफिनेशन की तरफ। अफाइलेटिक लीनेज, अफाइलेटिक लीनेज, A phyletic lineage is an unbroken series of species arranged in ancestor to descendant। तो पहली चीज आप स्टूडेंट नोट करें कि ये एक अनब्रोकन सीरीज है। ये पहली चीज है फाइलेटिक लीनेज की डेफिनेशन के अंदर। कौन सी? पहली। फाइलेटिक लीनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। एंसेस्टर कहते हैं अबाव अजदाद को, डिसेंडेंट कहते हैं औलाद को, ऑफस्प्रिंग को। ये दूसरी चीज है। दूसरी चीज स्टूडेंट इसमें क्या है कि पहली अनब्रोकन सीरीज हो गई, दूसरी क्या हो गई कि अरेंज कैसे करना है? एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस करना है, ठीक है। कैसे करना है? विद ईच लेटर स्पीशी, हर बाद में आने वाले स्पीशी हैविंग अबाल फ्रॉम द वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड। जो आपने किस तरीके से इसको अरेंज करना है? विद ईच लेटर स्पीशी, हर वो जो बाद में आने वाली स्पीशी है, हैविंग अबाल फ्रॉम दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड, जो इससे बिल्कुल पहले आई हुई है। यानी हर बाद में आने वाली स्पीशी जो आप ऐसे लिखनी है कि हर बाद में आने वाली स्पीची वो बिल्कुल उससे जो बिल्कुल पहले है ना मौजूद, उससे निकली। आपने इस तरीके से अरेंज करना है। तो ये समझ लें, ये आखिरी फिक्र थोड़ा सा ये मुश्किल है कि विद ईच लेटर स्पीशी, लेटर मनी बाद में आने वाली स्पीशी, हैविंग अवॉल्व, जिसकी एवोल्यूशन हुई है फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली, जो उससे बिल्कुल पहले मौजूद है, जो इससे बिल्कुल पहले मौजूद है। तो ये तीन चीजें आपने स्टूडेंट नोट करनी है इस डेफिनेशन के अंदर। पहली कौन सी है जी? अनब्रोकन सीरीज, एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, और हर बाद में आने वाली स्पीशी जो है वो बिल्कुल उससे जो पहले है उससे आपने बाद में लिखनी है, जिससे उसकी एवोल्यूशन हुई है। तो ये कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट इस डेफिनेशन के अंदर स्टूडेंट क्लियर करने। कौन कौन से? कि ये एक अनब्रोकन सीरीज होनी चाहिए, ठीक है, ये एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस होनी चाहिए, और हर बाद में आने वाली स्पीशी जो है वो उससे पहले, बिल्कुल जो पहले मौजूद है उससे निकलनी चाहिए। अब जिस तरीके से आप देखें ना, इस डायग्राम को दोबारा देखें स्टूडेंट, स्टूडेंट इस डायग्राम को दोबारा देखें कि अगर ये एच, आप देखें अगर ये एच है, ठीक है, अगर हम इस एच एच को देखें, शाबाश, एच किससे निकला है? ये डी से निकला है। तो ये आप कह लें कि ये इमीडिएटली प्रीसीडेड है, ठीक है ना। ये एच किससे निकला है? डी से आया है ना, तो ये बिल्कुल इससे पहले है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको बी को पहले रख दें और डी को बाद में, नहीं। तो ये बिल्कुल इससे पहले, उससे बाद में। तो ये आखिरी फिक्र आपको समझ यहां पे आ गया होगा। और इससे एक और बात भी क्लियर है। ये देखें, अब अगर हम देखें ए बी डी और एच, ये इसको नोट करें स्टूडेंट, ये स्टूडेंट इसको नोट करें। क्या मैंने बोला है? ए बी डी और एच, ये देख लें, ये अनब्रोकन सीरीज होनी चाहिए। अनब्रोकन सीरीज जो पहला उसमें डेफिनेशन में वर्ड है कि अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डी आप गायब हो या बी गायब हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखें, क्योंकि अब देखें ना, एच का हमने, अगर ये जो एच है, ये एच जो खानदान है, एच जो फैमिली है, अगर हमने इसके आबाव अजदाद को देखना है, ठीक है, इसके आबाव अजदाद, अगर यहाँ पे डी सपोज अगर ना हो, अगर डी ना हो, तो अगर इसके आप कह लें कि अगर वालदैन का ही पता ना हो, तो उसके आप कह लें कि दादा परदादा का कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये एक अनब्रोकन सीरीज होनी चाहिए, इसको डी को यहां पे मौजूद होना चाहिए, तभी जाके आप कह सकते हैं कि ये फाइलेटिक लीनेज है, तभी आप एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो ये डेफिनेशन स्टूडेंट आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट इसकी होती है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइलेटिक लीनेज क्या हमने पढ़ना है जी? सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत पढ़नी है। सिग्निफिकेंस,
सिग्निफिकेंस, अहमियत। तो सिग्निफिकेंस पे स्टूडेंट जो हमारा पहला पॉइंट है वो है वे ऑफ एवोल्यूशन, कि फाइलेटिक लीनेज जो है हमें वे ऑफ एवोल्यूशन बताता है, एक यानी कि एवोल्यूशन का रास्ता बताता है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि एच कहाँ से है, डी से आया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक अनब्रोकन सीरीज होती है, तो हमें वे ऑफ एवोल्यूशन पता चल जाता है। द लाइफ ऑफ टूडे हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लीनेज, जो आज की लाइफ मौजूद है ये किसके जरिए सारी आई है, फाइलेटिक लीनेज के जरिए आई है। किसके जरिए आई है जी, फाइलेटिक। और अवॉल्विंग, या फिर क्या कहते हैं, और अवॉल्विंग, क्योंकि इसका मैंने आपको बताया ना कि साइंटिफिक इसका मतलब ही फाइलेटिक लीनेज का एवोल्यूशन है, इसलिए उसने लफ्ज क्या लगाया, एवॉल्विंग का मतलब एवोल्यूशन, या फिर एवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रिमोट पास्ट। ठीक है, या वो कहता है कि या तो मौजूदा दुनिया जो है ना ये किससे बनी है, फाइलेटिक लीनेज से बनी है, या जो मौजूदा लिविंग पॉपुलेशन है ये किससे बनी है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट बनी है जो कि रिमोट पास्ट में रहते थे। अब रिमोट पास्ट से क्या मुराद है, रिमोट का लफ्ज ही मतलब देखना, जिस तरह आप एक टीवी का रिमोट होता है, टीवी का रिमोट, अब उसका मतलब क्या होता है, रिमोट के जरिए आप टीवी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मतलब आप दूर बैठ के टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या बैठ के, दूर बैठ के, ठीक है ना, टीवी से दूर बैठ के आप टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे मुराद है जो बहुत दूर, आप कह लें कि जो बहुत पहले वाले, बहुत माजी वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको वो कह रहे हैं रिमोट पास्ट, जो बहुत ही माजी वाले हैं, ठीक है ना, बहुत दूर हैं जो मौजूदा पॉपुलेशन से, तो ये उससे अवाल्व हुए, यानी इनसे एवोल्यूशन हुई है। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, कि एवोल्यूशनरी चेंज ऑफ्टन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज एंड देन इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, कि जब एवोल्यूशनरी चेंज आती है तो उससे क्या पैदा होती है, नई स्पीशीज पैदा होती हैं, नई वैरायटी पैदा होती हैं, और उससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। किससे, एवोल्यूशन। अब जैसे देखें ना कि कौन सी चेंज एवोल्यूशनरी चेंज होती है, ये भी आपने समझना है, क्योंकि चेंज तो कई चेंज होती है ना, कई तब्दीलियां आती हैं। जिस तरह आप देखें, हम आप पहले सुनते रहते हैं कि पहले जो है ना, आप कह लें कि बहुत पुराने वक्तों में, ठीक है ना, कि इंसान का जो कद है वो बहुत बड़ा कद होता था, ठीक है ना, बहुत बहुत आप कह लें कि लंबे लंबे इंसान होते थे, ठीक है, और उनका जो जिस्म था, उनकी जो बॉडी थी वो बहुत मजबूत होती थी, ठीक है, और वक्त के साथ साथ आप देखें कि अब कद भी छोटे हो गए हैं और जिस्म भी कमजोर हो गया है, तो ये तब्दीली आई है ना। लेकिन याद रखें स्टूडेंट कि ये एवोल्यूशनरी चेंज नहीं है, ये एवोल्यूशनरी चेंज नहीं है। एवोल्यूशनरी चेंज उस चेंज को कहते हैं कि कोई ऐसी तब्दीली आई जिससे कोई आगे नई स्पीशी बन जाए। अब ये हमारे कद तो छोटे इंसानों के हो गए हैं या उनके जिस्म कमजोर हो गए हैं, लेकिन है तो इंसान ही ना, कोई नई स्पीशी, इसको हम एवोल्यूशनरी चेंज नहीं कहते। एवोल्यूशनरी चेंज उसको कहा जाता है कि इतनी चेंज आए उस स्पीशी के अंदर कि आगे कोई उससे कोई नई स्पीशी बन जाए। दूसरी हेडिंग स्टूडेंट, इसकी सिग्निफिकेंस की दूसरी हेडिंग, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। अब देखें, अगर एवोल्यूशन होगी, एवोल्यूशन स्टूडेंट होगी, तो लाजमी बात है नई वैरायटी बनेगी। वैरायटी से क्या होगी, एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन से क्या होता है, नई स्पीशी बनती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी में तब्दील हो जाना, तो नई स्पीशी बनेगी तो स्पीशी की तादाद भी बढ़ेगी, और जो जानदारों की तादाद है, ठीक है, उसके अंदर इंडिविजुअल की तादाद है, ऑर्गेनिज्म की तादाद है, तो वो भी बढ़ती है। तो बायोडाइवर्सिटी, पहले हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशी इन अ प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, कि उसकी तादाद और उसकी इकसाम किसी भी एक खास जगह पे, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और फाइलेटिक लीनेज से क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी में इजाफा होता है। अच्छा आगे लेके देखें, दे आर नियरली, ये 25 लाख लिखा हुआ, कितना है, 25 लाख स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज्म करंटली नोन टू साइंस। कितनी स्पीशी दरियाफ्त हो चुकी हैं, यानी कि 2.5 मिलियन स्पीशी, 25 लाख स्पीशी जो है वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये फिगर जो स्टूडेंट होते हैं ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने नोट करने हैं। ये तो दरियाफ्त हो चुकी है ना, वैसे स्टूडेंट ये आपकी बुक के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, वैसे ये गेस है साइंटिस्ट का कि अबाउट 5 to 30 मिलियन, 5 टू, ये तो सिर्फ 2.5 जो है ना दरियाफ्त हो चुकी है, कि 5 to 30 मिलियन स्पीशी जो है ना वो उनका अंदाजा के लगभग जो है वो मौजूद हैं। क्योंकि ये साथ साथ आप देखते रहते हैं ना कि हफ्तों में, महीनों में कोई ना कोई स्पीशी आगे, नई स्पीशी जो है वो दरियाफ्त हो रही है। तो आप इसकी काउंट कीजिए, जितनी टोटल स्पीशी दरियाफ्त हो चुकी है उनकी परसेंटेज क्या है, कि कौन कौन से जानदार की जो है वो परसेंटेज क्या है। मोर देन हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट, आधे से ज्यादा, यानी 25 लाख जो है बल्कि स्पीशी दरियाफ्त हो चुकी, जो आधे से ज्यादा हैं, यानी कि कितने लिखे हुए हैं, ये फिगर आपने स्टूडेंट नोट करना है, 53.1%, ये तो इंसेक्ट है, ये तो क्या है, हशरात हैं, ठीक है ना, ये इसको हम फैलम आर्थ्रोपोडा के अंदर पढ़ते हैं इंसेक्ट को। ये 53.1, मोर देन यानी हाफ। इसके बाद वास्कुलर प्लांट,
वास्कुलर प्लांट वो होते हैं स्टूडेंट जिनमें वास्कुलर बंडल मौजूद हो। और जहां पे भी लफ्ज वास्कुलर बंडल का आता जाए या वास्कुलर का आता जाए, आपके ज़हन में फौरी तौर पे आ जाना चाहिए कि ये जैलम और फ्लोएम की बात हो रही है, यानी जैलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू की बात हो रही है जो कि कंडक्शन करते हैं। तो ये वास्कुलर प्लांट ये कितने हैं जी? 17.6% है। इसके बाद एनिमल अदर देन इंसेक्ट, वो तो है ना सिर्फ इंसेक्ट। एनिमल अदर देन इंसेक्ट कितने हैं? 19.9%। इसके बाद फंजाई एल्जी, फंजाई का मैंने आपको फंजाई एल्जी और प्रोटोजोआ। फंजाई तो आप समझते हैं ना कि जिस तरह वो हेट्रोट्रॉफ हैं अपनी खुराक को तैयार, इस तरह एल्जी, ठीक है, ये इसमें इनको क्या कहते हैं? ये आप कह लेंगे जो है ना प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, उनको हम कहते हैं एल्गी। इसके बाद प्रोटोजोआ, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। एंड वेरियस प्रोकरियाट्स, और प्रोकरियाट्स की क्या एग्जांपल है? यानी बैक्टीरिया वगैरह या साइनोबैक्टीरिया इसमें प्रोकरियाट्स में आ जाते हैं, यानी जिनमें न्यूक्लियस वाजे ही नहीं होता। ये इनकी परसेंटेज कितनी है इन तमाम की? फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वेरियस प्रोकरियाट की 9.4%। इसके बाद स्टूडेंट हम लास्ट हेडिंग पे आते हैं। पहली हेडिंग इसकी सिग्निफिकेंस की फाइलेटिक लेने की हमने कौन सी पढ़ी? वे ऑफ एवोल्यूशन। दूसरी हेडिंग कौन सी पढ़ी? इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। अब हम तीसरी हेडिंग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इंडिकेट अ कॉमन पॉइंट। इंडिकेट अ कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट हमें ये स्टूडेंट ये बताता है कि अगर हमें बिल्कुल ये अगर तमाम ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री मौजूद हो, उसके उनके फॉसिल मौजूद हो, तो हम उनकी जो है ना आप कह लें कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, पूरी दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म जितनी भी स्पीशी है, वो तमाम जाके हम उनके कॉमन पॉइंट यानी उनकी ओरिजिन पर पहुंच जाएंगे अगर उनका कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद हो। तो क्या कहते हैं जी बुक वाला, क्या कहता है? इफ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, इफ वी हैड अ कंप्लीट, अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड हो जो इस अर्थ पे, इस जमीन पे जो है आप कह लें कि लाइफ हिस्ट्री है, उसका कंप्लीट एवरी लीनेज, हर नस्ल वुड एक्सटेंड बैक इन टाइम टू द कॉमन ओरिजिन ऑफ अर्ली लाइफ। तो हर नस्ल जो है आप कह लें कि हर जो भी स्पीशी है वो एक कॉमन ओरिजिन तक पहुंच जाएगी। कहां तक पहुंच जाएगी? अर्ली लाइफ में एक कॉमन पॉइंट तक सारे ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आप देखें, मैंने हेडिंग ये भी बना दी, एक लैक ऑफ रिकॉर्ड। लैक ऑफ रिकॉर्ड की वजह है कि हमारे पास जो है ना कंप्लीट रिकॉर्ड स्टूडेंट मौजूद नहीं है। ये रिकॉर्ड के स्पेलिंग जो है ये ठीक कर लें, लैक ऑफ रिकॉर्ड, RECOR, ठीक है ना स्टूडेंट? लैक ऑफ रिकॉर्ड, वही लैक, LAC, ये लैक की स्पेलिंग ये ठीक है, रिकॉर्ड की आपने करेक्शन करनी थी। तो स्टूडेंट वही लैक दैट रिकॉर्ड because many soft-bodied organisms of the past had not left their preserved record as a possible। तो वो आप देखना, हमने फॉसिल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो एक आप कह लें कि जो ऑर्गेनिज्म थे जो मर चुके हैं, उनके जो बचे खुचे हिस्से थे, उनके जो रिमेन्स थे या उनके जो निशानात थे, उनको हमने कहा था फॉसिल, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचे ना, ये तो आपका लिए बहुत जो आपका लिए हार्ड के सब, एक ऑर्गेनिज्म की जब कोई इंसान की डेथ हो जाए ना स्टूडेंट, तो कई सालों के बाद उसकी देखने सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं और कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो इस तरह कई ऑर्गेनिज्म की जो हड्डियां भी आप कह लें कि इतनी जो हार्ड नहीं होती, ठीक है, और यानी कि वो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सॉफ्ट बॉडी जो ऑर्गेनिज्म है, ये सॉफ्ट बॉडी जो स्पीशी है, उनका रिकॉर्ड जो है इतनी आप कह लें कि ज्यादा वक्त रहना, वो तो आप कह लें कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये आप कह लें कि हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। किसकी वजह से मौजूद नहीं है? क्योंकि कई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉफ्ट बॉडीड हैं और उनका इतनी देर, इतना वक्त ज्यादा उनके फॉसिल का रहना, ठीक है, कंप्लीट कर रिकॉर्ड का रहना, ये इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।